डियर स्टूडेंट्स, टू टॉपिक वेक्टर एंड स्केलर। ठीक है, ये अब आपका नया लेसन स्टार्ट हो गया, मोशन इन अ प्लेन। इससे हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन। इससे पहले हम लोग जो स्टडी कर रहे थे वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। उसमें क्या था, सिंगल 1D मोशन था, और यहाँ बॉडी का क्या होगा, 2D मोशन होगा। ठीक, यानी एक ही समय में दो एक्सिस पर वो मूव कर सकती है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऑल फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक, फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, वेक्टर एंड स्केलर। तो स्केलर क्या होता है, क्लास 9th में भी आप लोगों ने स्केलर के बारे में पढ़ा होगा। स्केलर क्या, दोज क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास क्या होती है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, या जिसे हमें कहने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उसके डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप क्या क्या लिख सकते हो, लेंथ, मास, टाइम, डेंसिटी, ठीक है, वर्क, एनर्जी, वर्क है एनर्जी। इसी तरह और सारे भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेंथ, मास, टाइम, डेंसिटी, वर्क, एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक, इट्स ETC। लेंथ, मास, टाइम, डेंसिटी, वर्क, एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड ETC। ठीक, जैसे मान लिया जाए, आप लेंथ के यहाँ पे डिस्टेंस भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, डिस्टेंस भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, डिस्टेंस। अब जैसे भैया किसी से हमने ये बोला कि आप यहाँ से इलाहाबाद चले जाओ और 50 किलो स्टेशन से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बहुत सारा धन गड़ा हुआ है। तो बताओ, बहुत सारा धन गड़ा हुआ और वो स्टेशन गया, वो लालच में आ गया, पूरी बात सुना नहीं और चल दिया। और जब वहाँ पहुँचा तो 50 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ मान लो इलाहाबाद स्टेशन हो गया, और इससे 5 किलोमीटर डिस्टेंस किधर, राइट साइड में, या मान लो इसे ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। वो 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में जाए, ईस्ट डायरेक्शन में जाए, या वेस्ट डायरेक्शन में जाए, या नॉर्थ डायरेक्शन में जाए, या साउथ डायरेक्शन में जाए। तो यहाँ पे कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जो विदाउट डायरेक्शन अगर हम लोग नहीं एक्सप्रेस कर सकते, यानी उसकी पूरी बातें कंप्लीट नहीं होती विदाउट डायरेक्शन। यहाँ पे तो क्या होगा, वो 5 किलोमीटर ईस्ट भी जा सकता है, 5 किलोमीटर वेस्ट भी जा सकता है, 5 किलोमीटर नॉर्थ भी जा सकता है, और 5 किलोमीटर क्या होता है, साउथ भी जा सकता है, या ईस्ट से वो 30 डिग्री पर जा सकता है, या 60 डिग्री भी जा सकता है, या 5 किलोमीटर नीचे भी, डाउनवर्ड में भी, मतलब पृथ्वी के अंदर भी जा सकता है। तो कितना ट्रिपिकल काम हो जाएगा विदाउट डायरेक्शन। तो यानी कि नीड फॉर डायरेक्शन की क्या रिक्वायरमेंट हुई, इसी के अकॉर्डिंग आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। अब इस वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, देखो वेक्टर क्वांटिटीज़, देखो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होगा, इतनी बातें क्लियर हो गई ना। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होता है, अब देखो वेक्टर क्वांटिटीज, इसी के आगे हम बात चल रहे हैं वेक्टर क्वांटिटीज। इसमें क्या है, दोज क्वांटिटीज विच है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड आल्सो ओबे द एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास है, जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। और साथ ही साथ ये क्या करना चाहिए, वेक्टर एडिशन लॉ का भी फॉलो करना चाहिए। अभी वेक्टर एडिशन लॉ क्या है, हम लोग इसी में थोड़ी देर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वेक्टर एडिशन लॉ के बारे में। वेक्टर में मैंने क्या कहा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट,
वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक। तो ये सब क्या है? वेक्टर। अब जैसे मान लिया जाए फोर्स वेक्टर क्वांटिटीज है, इसको समझिए। मैंने कहा कि ओपन द डोर, मैंने क्या कहा? ओपन द डोर। तो ओपन द डोर, जब आप फोर्स लगाओगे उस डोर को ओपन करने के लिए, तो उसे एक निश्चित डायरेक्शन में ही ओपन करोगे जिधर वो खुल सकता है। डायरेक्शन देना पड़ेगा कि नहीं फोर्स को? तो फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट भी डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन। यानी एनी फिजिकल क्वांटिटीज, इसमें से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज लिखी है सभी फिजिकल क्वांटिटीज डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने कहा एक बाइक है 5 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 5 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से वो चल रही है, तो मैंने इस पर अभी अगर डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है? वो अभी स्पीड है, और जैसे मैंने डायरेक्शन बताया कि 5 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर उसकी से चल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ईस्ट डायरेक्शन में इसका मतलब क्या हुआ? वो वेलोसिटी हो गया। यानी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। स्पीड कैसी क्वांटिटीज़ होती है? स्केलर क्वांटिटीज़ होती है। बच्चों यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट स्केलर क्वांटिटीज नॉट वेक्टर क्वांटिटीज। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ का फॉलो नहीं करता है। वेक्टर एडिशन लॉ का फॉलो नहीं करता। जैसे मान लो, ठीक, इस रास्ते से 3 एम्पियर करंट आ रही है और इस रास्ते से 4 एम्पियर करंट आ रही है, और यहाँ दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और जब ये रास्ते दोनों मिल जाते हैं तो यहाँ पे करंट आपको बाइप्रेक्टिकली कितना मिलता है? 7 एम्पियर। क्योंकि 3 एम्पियर 4 एम्पियर मिलाएंगे तो यहाँ पे 7 एम्पियर मिलेगा। बट अकॉर्डिंग टू एडिशन लॉ यहाँ पे कितना होना चाहिए? 5 एम्पियर होना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है कि जो आपके इलेक्ट्रिक करंट है ये वेक्टर एडिशन लॉ का फॉलो नहीं करता, इसलिए इस इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद भी इसे हम लोग क्या करते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। बच्चों इसको याद रखिएगा, अक्सर लोग पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर और वेक्टर, जबकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसके पास है, ठीक। तो ये क्या था? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि स्केलर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर है बच्चों? इतना आपने क्लास 9 में भी स्केलर और वेक्टर पढ़ा है, ठीक। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक। ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाई बोल्ड कैपिटल लेटर विद एन एरो ओवर इट, ठीक। तो यहाँ पे देखो, दैट इज वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। जैसे मान लिया जाए ए क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटीज है, और इसे हमें क्या करना है? वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? एरो लगा देंगे, तो ये वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने लगेगा। इसी तरह मान ली सपोज दैट कोई फिजिकल क्वांटिटीज है बी है, और जो कि वेक्टर क्वांटिटीज है इसे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर लगा कर, मतलब एरो लगा करके। और इसी तरह से मान लिया कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है, तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके ऊपर एरो लगा देते हैं, ठीक है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एरो का हेल्प लेते हैं, और जो द लेंथ ऑफ द जैसे मान लिया सपोज दैट क्या ये एरो है, तो द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड हेड ऑफ द एरो। इसे क्या बोलेंगे? हेड ऑफ द एरो रिप्रेजेंट या गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एरो, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे मान लिया कभी कभी आप देखते हो कहीं पे रास्ते पे जा रहे हो जिसका आपको एड्रेस नहीं पता, तो आप क्या देखते हो? एरो बना होता है,
तो एरो का जो ये हेड होता है उससे हम लोग क्या पता चलता है कि भाई जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं उसका डायरेक्शन इस मतलब वो इस डायरेक्शन में है, एरो के हेड से ही पता चलता है। देखो इसे हेड बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, टिप बोलते हैं या टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ द एरो गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन एंड हेड गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड हेड ऑफ द एरो गिव्स द डायरेक्शन। क्लियर इतना बच्चों जो है, ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। कुछ डिफरेंट टाइप के या कुछ वेक्टर्स होते हैं, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो यहाँ मेनली 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर आपको बताना चाहते हैं। क्या होता है, एक पोलर वेक्टर होता है और एक एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। नोट्स पे सभी वेक्टर्स आपको लिखाए जा चुके हैं, ठीक है। एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर विच एक्ट अलोंग द तो पहले एक्सियल वेक्टर अच्छा समझ लो क्या होता है। ये वेक्टर विच एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज एक्सियल वेक्टर। जैसे मान लीजिए सपोज एक्सियल वेक्टर में क्या क्या आता है, एग्जांपल में क्या है, जैसे एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, टार्क। ये सब क्या कैसे वेक्टर्स होती है, इसे कहते हैं एक्सियल वेक्टर, क्योंकि ये ऑलवेज क्या करते हैं, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन काम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है और उसको आप इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या कर रहे हो, मूव करा रहे हो। ये एक्सिस ऑफ क्या, रोटेशन है, ये क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसे इस तरह से मूव करा रहे हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में। देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, आप इसको क्या कर रहे हो, ऐसे मूव करा रहे हो। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लगाएंगे तो आपका जो ये थंब मिल रहा है ये हो जाएगा आपका एक्सियल वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, एक्सियल वेक्टर इस डायरेक्शन में काम करेगा। ये है एक्सियल डायरेक्शन, क्योंकि ये हमेशा क्या करता है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन काम करता है। क्या होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन काम कर रहा होगा, ठीक है। अब पोलर वेक्टर क्या होता है, तो पोलर वेक्टर है क्या, ठीक। पोलर वेक्टर में क्या, ए वेक्टर विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट आर ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका एक फिक्स पॉइंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर। जैसे एग्जांपल में क्या क्या है, जैसे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड पोलर वेक्टर, आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। यानी जैसे मान लीजिए सपोज फोर्स हम किसी बॉडी पर जब अप्लाई करते हैं तो ये इस बात पर भी डिपेंड करता है किस पॉइंट पर आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हो, इस पर भी इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। और डिस्प्लेसमेंट की बात की जैसे मान लिया जाए कोई बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी को जाती हुई और सी पर पहुंचती है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ कि इसका एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट क्या, फाइनल पॉइंट यहाँ पे हो गया। तो ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट की ओर ही वर्क करता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये होता है पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट आर आ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कॉपी पे लिखाई जा चुकी है। देखो सम वेक्टर्स, सम डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स जो कि आपको क्वेश्चन वगैरह में काम आएंगे। जैसे सम डिफरेंट टाइप वेक्टर कौन कौन से हैं, जैसे इक्वल वेक्टर, सेकेंड अनइक्वल वेक्टर, क्या है अनइक्वल वेक्टर,
सेकेंड अपोजिट वेक्टर, थर्ड, फोर्थ नल वेक्टर। आप इसको जीरो वेक्टर भी कह सकते हो। क्या कहते हैं इसको? जीरो वेक्टर, ये फोर्थ है। फिफ्थ यूनिट वेक्टर एंड सिक्स ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है बच्चों, इतना वेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए। देखो इक्वल वेक्टर क्या होता है? टू वेक्टर्स हैव अ सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज इक्वल वेक्टर। मान लिया जाए, देखो यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, यदि इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होते हैं तो इन दोनों वेक्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो लेंथ का जो एरो ऑफ द लेंथ है, यानी ये जो एरो की लेंथ है और जो इस एरो की जो लेंथ है, दोनों का सेम क्या? सेम लेंथ है। और लेंथ जो होती है मैग्नीट्यूड को शो करता है वेक्टर्स के। ठीक, तो यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ द एरो दोनों की इक्वल है, इसलिए मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स का क्या? इक्वल है। और देखो यहाँ पे हेड का डायरेक्शन क्या है? सेम है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड के हैं, इसलिए इक्वल वेक्टर हैं। क्लियर है इतना? यानी कि इफ टू वेक्टर्स हैव अ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन इज नोन एज इक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर में क्या होता है? अनइक्वल वेक्टर में क्या होता है? इफ टू वेक्टर्स हैव अ अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन इज नोन एज अनइक्वल वेक्टर्स। जैसे मान लो एक वेक्टर्स ये हो गया, ठीक है, और दूसरा वेक्टर क्या हो गया? ये हो गया। तो यहाँ पे देखो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या? दोनों चेंज है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे इसे? अनइक्वल वेक्टर। देखो इसकी लेंथ क्या है और इस एरो की लेंथ क्या है? दोनों का वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? चेंज है, और डायरेक्शन भी क्या है? डिफरेंस है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? अनइक्वल वेक्टर। अपोजिट वेक्टर्स क्या होता है? इफ टू वेक्टर्स हैव अ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज अपोजिट वेक्टर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो इस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव अ सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंस डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अनइक्वल वेक्टर्स। जैसे यहाँ पे देखो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों का डायरेक्शन कैसा है? दोनों डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, इसलिए हम लोग कहेंगे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज सेड टू बी एक अपोजिट वेक्टर्स। अब जीरो वेक्टर्स क्या होता है? इफ वेक्टर्स हैव अ जीरो मैग्नीट्यूड इज नोन एज जीरो वेक्टर्स। यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? जीरो वेक्टर्स कहते हैं। जैसे मान लिया सपोज दैट यहाँ पे अगर करें हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का डिफरेंस निकालें तो क्या आएगा? जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि यहाँ पे सेम है दोनों। क्या है यहाँ पे दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, तो डिफरेंस अगर करो, अगर इसको माइनस करो तो क्या आएगा? जीरो आएगा। तो यहाँ पे इफ टू वेक्टर्स आर opposite vectors then their difference will be zero, then vector A minus vector B is known as zero vectors or null vectors। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है? इफ वेक्टर हैव अ यूनिट मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर्स एंड टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। जैसे यूनिट वेक्टर क्या होता है? यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा इसको। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो होता है, और यूनिट वेक्टर हमें क्या करता है? किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर का फार्मूला देखो कैसे बनाएंगे। सपोज दैट ए फिजिकल क्वांटिटीज कैपिटल ए इज अ वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेक्टर की डिफिनेशन आप क्या लिखते हो? वेक्टर इक्वल होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब मान लिया सपोज दैट मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटीज ए है जो क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है, तो मैं इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? इसके ऊपर एरो लगा दूंगा। बच्चों वेक्टर को लिखना अच्छी तरीके से समझ लो। क्या ये आपको क्लियर हो रहा है कि वेक्टर को कैसे लिखते हैं? अब मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे? हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट
बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए आर ए। जैसे ए एक फिजिकल क्वांटिटीज़ है तो उसके मैग्नीट्यूड को या तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या ओनली ए लिख देंगे। ठीक है, ये साइन हम लोग एरो से लेकर आते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये एरो है तो एरो का जो लेंथ होता है वो क्या शो करता, मैग्नीट्यूड को शो करता, और इसका जो टिप वो किसको बताता है, यानी सॉरी इसका जो हेड होता है वो किसको बताता है, वो डायरेक्शन को बताता है। इतना तो क्लियर होगा सबको, क्या बच्चा बोलो बेटा लोग, सबको इतना क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड को या तो मैं ये लिख सकता हूँ या तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, और डायरेक्शन को कौन शो करेगा, हेड ऑफ द एरो। तो हेड ऑफ द एरो इस साइन को लेंगे तो यहाँ पे जो जिस फिजिकल क्वांटिटीज़ पर या जिस वेक्टर क्वांटिटीज़ पे ये साइन लग जाता है इसे हम लोग यूनिट पढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर आर कैप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं यार, कैप भी कहते हैं। तो अब बताओ कैप ए इक्वल क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो ये हो गया किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्ञात करने का फार्मूला। तो कैप ए यानी यूनिट वेक्टर ए इक्वल हो गया वेक्टर ए अपॉन ए। मैंने क्या बोला कि यूनिट वेक्टर कैसे कहते हैं, a vectors have a zero magnitude is known as a vector have a unit magnitude is known as unit vector and फार्मूला इसका क्या हो गया, कैप a इक्वल वेक्टर a अपॉन a। यहाँ पे देखो यूनिट वेक्टर का कोई भी डायमेंशन और यूनिट नहीं होता है, ये क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। और मैंने क्या किया, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये हमें क्या करता है, ये हमें वेक्टर की डायरेक्शन को भी बताता है। इस फार्मूला को याद रखिएगा, कैप ए इक्वल वेक्टर ए अपॉन ए। ठीक है, ये ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। अब देखो ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं, दोज वेक्टर्स आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर इज नोन एज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैप आई, कैप जे एंड कैप के। यानी कि जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता है उसे हम कैप आई, कैप जे एंड कैप के से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं लाइक एज दिस, इस तरीके से। ठीक है, अब कैप आई जो होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और जेड जो है वो वाई एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, और के किसको रिप्रेजेंट करता है, वो जेड एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू फिगर, ठीक है, ये क्या है, एक्स एक्सेस है, ये क्या है, वाई एक्सेस है, और ये क्या है, जेड एक्सेस है बेटा। ठीक, अब यहाँ पे जो एक्स एक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा वो कैप आई, और वाई एक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा कैप जे, और जेड एक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा कैप के। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने ये कहा आपसे कि किसी बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो किस डायरेक्शन में, 10 कैप आई, कितना, 10 कैप आई। इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का वो एक्स एक्सेस के पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, कैप आई लगा है, और कैप आई जो रिप्रेजेंट करता है वो एक्स एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आई की जगह पे यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, यहाँ जे कैप लग गया, तो इसका मतलब अब फोर्स उस बॉडी पर जेड, यानी जे का मतलब क्या होता है, वाई एक्सेस, तो वाई एक्सेस में एक्ट कर रहा है, वाई एक्सेस की ओर लग रहा है। यहाँ पे अगर कैप लिख दिया जाए कैप के, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जेड एक्सेस पे, यानी कि अब फोर्स जेड एक्सेस के पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस कैप हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब फोर्स 10 न्यूटन्स का जेड एक्सेस के निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, और यहाँ पे अगर कैप आई हो जाए तो इसका मतलब हुआ अब फोर्स एक्स एक्सेस के निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स अब क्या है, 10 न्यूटन का फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे जो कैप आई, कैप जे और कैप के है वो रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस को। क्लियर है बच्चों इतना आप लोगों को? ठीक, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो यहाँ पे कुछ डिफिनेशन थी वेक्टर्स के, जो कि आप लोगों को जानने के लिए बहुत आवश्यक था।